काय को सिर्फ महाराष्ट्र। हम तो चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर हरा कलर हो। हम तो चाहेंगे हमारी पार्टी का जो झंडे का कलर ही हरा है मैडम। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का जो परचम है पूरे देश में लहराए। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो हरा झंडा है पूरे देश के कोने कोने में लहराए ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। एआईएमआईएम के सारे लीडर्स अपने कॉर्पोरेटर के सपोर्ट में आ गए हैं, यानी सहर यूनुस शेख के सपोर्ट में आ गए हैं और कहा है कि सहर यूनुस शेख ने कोई गलत बयान नहीं दिया। एक दिन पहले इम्तियाज जलील ने बयान दिया था कि हम सिर्फ मुमरा नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। उसके बाद नवनीत राणा और नीतीश राणे ने गाड़ देंगे और मिटा देंगे जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया और कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जिसे हम यहाँ बोल भी नहीं सकते। इससे पहले ही नवनीत राणा यह कह दिया था कि अगर हरा कलर देखना है तो पाकिस्तान चले जाओ। आपको बता दूं कि एआईएमआईएम की कॉर्पोरेटर सहर यूनुस शेख की एक छोटी सी बात को नेशनल मीडिया में एक इंटरनेशनल न्यूज बना दिया है। लेकिन एआईएमआईएम पार्टी की एक खास बात यह है कि ये अपने कॉर्पोरेटर के सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं। कल इम्तियाज जलील ने मुंहतोड़ जवाब दिया था कि हम महाराष्ट्र को हरा कर देंगे और उसके बाद आज वारिस पठान ने कहा है कि महाराष्ट्र नहीं पूरे इंडिया के अंदर हरा कलर दिखेगा। अब हो सकता है कि इम्तियाज जलील की बात के बाद जो भड़काऊ बयानों का सिलसिला शुरू हुआ है, बीजेपी इम्तियाज जलील को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब वारिस पठान भी इस लाइन में आ गए। नीतीश राणे का एक बयान आया था, उसने कहा था कि आपके पूर्वजों ने बहुत कोशिश की कि इंडिया को हरा कर देंगे लेकिन वो नाकाम रहे और तुम भी उसी तरह नाकाम रहोगे। अब जहां तक हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं कि मुगलों की हुकूमत 800 साल तक रही इंडिया पर। अब हिस्ट्री को कोई चेंज तो नहीं कर सकता भाई, अगर हिस्ट्री के बारे में कोई तोड़ मरोड़ कर पेश करता। अब बात पार्टी के झंडों की लेकर है तो बीजेपी के पार्टी फ्लैग के अंदर भी हरा कलर है, कांग्रेस पार्टी के फ्लैग के अंदर भी यानी पॉलिटिकल फ्लैग के अंदर भी हरा कलर है। लेकिन ये एआईएमआईएम के फ्लैग कलर को लेकर ही परेशान क्यों है, बड़ी अफसोस की बात है। एआईएमआईएम ने जो जीत हासिल की है महाराष्ट्र के अंदर उसको इतना बड़ा जो है इशू बना दे जा रहा है। वजह यही है कि ये लोग यही सोच रहे थे कि एआईएमआईएम पार्टी वहां पर नहीं जीत सकती, अब जीत गई है तो एक छोटे से छोटे स्टेटमेंट को लेकर बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने ओल्ड सिटी के अंदर अपनी बाइक पर राइड की और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में झंडा लहराने के प्रोग्राम में शिरकत की। ओवैसी ने मदीना सर्कल चारमीनार के करीब तिरंगा लहराया और मुगलपुरा में जामियात मोमिनात में भी झंडा लहराया गया, जहां बुर्का पहने हुए तालिबात में कौमी तराना गया। यह मंजर हैदराबाद शहर में रिपब्लिक डे की खुशी और जज्बे को और भी ज्यादा रोशन कर रहा था और हर तरफ वतन से मोहब्बत का एहसास नजर आ रहा था। दूसरी तरफ बात करें न्यू दिल्ली की तो न्यू दिल्ली में इंडिया ने अपना 77वां रिपब्लिक डे आज के दिन मनाया शान और शौकत के साथ, जहां कर्तव्य पाथ पर मुल्क की फौज की ताकत और तैयारी का जबरदस्त मुजाहरा किया गया। इस दफा परेड में ओवररीचिंग थीम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर मबनी था, जिसको मरकजी पहचान दी गई। कार्यकर्ता पाथ जो मुल्क के दारुल हुकूमत का सबसे अहम बॉलीवुड समझा जाता है, यहाँ सुबह से ही जश्नी माहौल था और हर तरफ डिसिप्लिन, बैंड बाजा और कौमी रंग नजर आ रहे थे। इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेयन चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थी। इन लोगों की मौजूदगी ने इस मौके को और ज्यादा इंटरनेशनल अहमियत दे दी। परेड का आगाज उस वक्त हुआ जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सैल्यूट लेना शुरू किया। प्रेसिडेंट मुर्मू, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन देर लेयन इंडियन प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के साथ एक रिवायती बगी में कर्तव्य पाथ पर पहुंचे और फिर यहां से परेड की रस्मी कार्रवाई आगे बढ़ी। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, कई यूनियन मिनिस्टर, मुल्क के टॉप मिलिट्री ऑफिसर, फॉरेन डिप्लोमेट और सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। कर्तव्य पाथ पर जमा लोगों के चेहरों पर जोश और फख्र साफ दिखाई दे रहा था और पूरा माहौल एक कौमी जज्बे से भर गया था। परेड में इंडिया के कई बड़े और एडवांस वेपन सिस्टम को भी दिखाए गए। इनमें ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, सूर्यास्त्र और बैटल टैंक अर्जुन और बहुत सारी इंडिजियसली बिल्ट मिलिट्री प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर शामिल थे। ये सब चीजें इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मुल्क अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मुसलसल मजबूत कर रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने निजाम का हिस्सा बना रहा। इस परेड का एक और खास पहलू यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री कंटिजेंट की शिरकत थी। ये कंटिजेंट मिलिट्री स्टाफ फ्लैग और ऑपरेशन अटलांटा और एस्पिराइट्स के फ्लैग के साथ परेड का हिस्सा बने। ये यूरोप की पहली पार्टिसिपेशन थी जो यूरोप के बाहर किसी ऐसे नेशनल इवेंट में हुई। इस मौके पर इनकी प्रेजेंस ने इंडिया और यूरोप के डिफेंस और कॉर्पोरेशन के रिश्ते को हाईलाइट किया और एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल भी दिया। पूरे इवेंट में एक तरफ जहां मिलिट्री माइट का डिस्प्ले था, वहीं दूसरी तरफ यूनिटी, कल्चर और पैट्रियोटिज्म का रंग भी हर जगह नजर आ रहा
था। कर्तव्य पाथ पर यह रिपब्लिक परेड सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक मैसेज था कि इंडिया अपनी रिवायत, अपनी डाइवर्सिटी और अपनी सिक्योरिटी को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि यह हर चैलेंज के लिए तैयार है। अब बात करते हैं सोने वाले बाबा की। जी हाँ, बाबा के हाथ में सोने की अंगूठियां, बाबा के हाथ के अंदर सोने के कड़े, सोने की चैने, यहाँ तक के बाबा का मास्क भी सोने का है और बाबा के सर पे जो ताज है वो प्योर चांदी का है। देखिए, आज मुस्लिम हम लोग सोना तो नहीं पहनते, अगर अपने हाथ के अंदर बाबा जितना सोना पहन रहा उतना सोना पहन लेके अपन बाहर निकल गए तो पुलिस वाले तो अपने ऊपर नजर रखेंगे और साथ ही इन्वेस्टिगेशन भी होगी, यहाँ तक इनकम टैक्स भी घर तक पहुंच सकती है। फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई बाबा के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। बाबा के ऊपर एक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बाबा जो सर के ऊपर ताज पहना, उसके ताज के ऊपर योगी आदित्यनाथ की फोटो है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की फोटो है। अब जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के सपोर्ट में जो भी रहेगा, चाहे वो नरसिंहानंद सरस्वती रहो या ये बाबा रहो, जितने भी बाबायां हैं उनको फुल सपोर्ट हासिल है यूपी सीएम का। अब बाबा को एक बात तो समझ में आ गई कि योगी आदित्यनाथ का नाम ले लिए या उनकी फोटो अपने ऊपर लगा लिया तो समझो पूरे प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गया। अरे बाबा का कान को तो अभी देखा मैं, कान के ऊपर भी सोने की परत चढ़ा ली ऐसा दिख रहा है नहीं। अगर अपने मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अमीर कौन है बल्कि सही लिस्ट निकले तो बाबाओं का नंबर सबसे आगे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बाबा नहीं है, ऐसे कई बाबा आपको मिल जाएंगे जो सोने चांदी में खाली खेलते रहते सुबह से शाम तक। एक बात तो साफ हो गई भाई, इन लोगों को मालूम होगा अगर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया, योगी की जय, मोदी की जय बोल दिया सुबह से शाम तक एक दो बार तो खत्म है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते समझो। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम पेश नहीं आती इन लोगों को। इसके अलावा एक और अपडेट हैदराबाद से आ रही, मेराराम टैंक पर केबल ब्रिज की इंस्पेक्शन के दौरान 9 मजदूर झील के अंदर फंस गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको महफूज तरीके से बचा लिया गया। यह वाकया उस वक्त हुआ जब शाम तकरीबन 6 बजे के करीब ये लोग बोट के जरिए लेक के अंदर गए। इंस्पेक्शन का काम चल रहा था कि अचानक बोट में खराबी आ गई और बोट बीच झील में ही बंद हो गई, जिसकी वजह से ये आगे या वापस नहीं जा रही थी। मजदूरों ने काफी देर तक खुद से हल निकालने की कोशिश की, लेकिन जब 2 से 3 घंटे गुजर गए कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने मजबूरन डायल 100 पर कॉल करके मदद मांगी। कॉल मिलते ही रेस्क्यू टीम्स को फौरन इन्फॉर्म किया गया और डीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम ने एहतियातन और मेहनत से काम लेते हुए बोट तक रसाई हासिल की और तमाम 9 मजदूरों को एक एक करके सेफ तरीके से बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद तमाम लोग बिल्कुल ठीक थे और किसी को भी कोई सीरियस नुकसान नहीं पहुंचा। इस तरह वक्त पर की गई एक्शन और डीआरएफ टीम की मेहनत की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इस हादसे के बाद पुलिस वालों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है, आइए सुनते हैं। तालाब में KNR प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज यानी टेक्नीशियंस और लेबर्स 9 मेंबर्स ये सॉइल टेस्टिंग के लिए गए थे, वहाँ फंस गए बोल के डायल नेट आया। तो इमीडिएटली डायल नेट रिसीव करने पे मैं और हमारे एसआई अम्बेडकर, हमारे स्टाफ यहाँ पर रीच हुए और डीआरएफ टीम को इंटीमेट किए। तो डीआरएफ टीम इमीडिएटली स्पॉट पे आके वो बोट के जरिए वो मेरालम तालाब के वहाँ पे स्पॉट पे रीच हो गए। 800 मीटर्स के फासले पे वो लोग फंसे हुए थे और टेक्नीशियंस और लेबर्स जाके वो लोग को पहले 4 मेंबर्स को और बाद में 5 मेंबर्स को रेस्क्यू किए, सेफली रेस्क्यू किए। तो इसमें डीआरएफ टीम का जो हम कोऑर्डिनेट करें डीआरएफ टीम से इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड करके आके यहाँ पर वो रेस्क्यू किए। वो सेफली 9 मेंबर्स यहाँ पर रेस्क्यू करके वो लोग को हम लोग सेफली करने में कामयाब हुए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, वतन की मिट्टी से मोहब्बत हमारा ईमान है। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।